हेलो 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 एवरीवन, वेलकम वेलकम टू दिस इंपॉर्टेंट सेशन बच्चों। तो छोटा सा संक्षिप्त सेशन है बच्चों। जैसे मैंने आपको कहा था कि डीआरडीओ आपके सामने एग्जाम है, ठीक है, 2026 सीबीटी 2। तो मैंने आपको कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो टॉपिक लगभग लगभग हमें लगता है कि आ ही जाएंगे पेपर में, मतलब जिनसे क्वेश्चन लगभग लगभग आएगा, ऐसे कुछ टॉपिक मैंने फिल्टर मिक्स निकाले हैं पूरे सब्जेक्ट से, सारे सब्जेक्ट से मिला के, जहां मुझे लगता है कि इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। ऐसे कौन से टॉपिक हैं? तो देखिए, ये आपके लिए क्या काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही करके जाना है, बस ये है कि लास्ट टाइम एक बार देख लीजिए कि क्या इनमें से कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं है जो आप नहीं करके जा रहे हैं, बस वो चीज देखनी है। बाकी करना तो सब कुछ ही है, पूरा सिलेबस जितना करके जाओ उतना बेटर है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि इनको तो जरूर देख के जाओ, है ना, इनमें से कुछ छोड़ के मत जाओ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेंगे बच्चों हमारे, वो क्या रहेंगे? तो मैंने कोई प्रीवियस ईयर के पेपर के बेसिस पे ही नहीं निकाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर वैसे ही सबके पास नहीं है, मेमोरी बेस्ड ही है, लेकिन जो सिलेबस और डीआरडीओ के स्टैंडर्ड से लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा उनके माइंडसेट से, ये क्वेश्चन वो डालेंगे उस हिसाब से, ठीक है। तो मैं मिक्स बता रहा हूं, मैंने कोई ऑर्डर नहीं बना रखा है कि सब्जेक्ट से उस सब्जेक्ट से, मिक्स बता रहा हूं क्योंकि मैं देखता रहा सिलेबस को और उस हिसाब से बनाता रहा। तो जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको जरूर पूछा जाएगा बच्चों, चाहे वो किसी भी सेक्शन का। तो जितने भी स्टैंडर्ड केसेस हैं वो आप जरूर करके चलें। स्टैंडर्ड केसेस के तो सबको क्लियर होने ही चाहिए, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये जरूरी नहीं है कि एरिया याद रखिए, एरिया एंड मास बोथ, एरिया एंड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोथ, कि मतलब आपको सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछते तो आपको पता हो कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है ना। तो एरिया और मास दोनों ही यहाँ पे जो है वो इक्वली मुझे इंपॉर्टेंट नजर आते हैं। दूसरा, अगर हम साइकिल की बात करें तो एक ब्रेटॉन साइकिल मुझे जो लगती है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रेटॉन साइकिल जरूर पढ़ के चलें, गैस टरबाइन के लिए साइकिल होती है, और इसी का ठीक रिवर्स ब्रेटॉन भी चल के चलें, जो कि हमारा दूसरा होता है रिवर्स ब्रेटॉन, जिसको हम बेल कॉलमैन साइकिल भी बोलते हैं। तो ब्रेटॉन आने के पूरे पूरे चांस लगते हैं, चाहे वो अब ब्रेटॉन साइकिल पूछे या रिवर्स ब्रेटॉन पूछे, ठीक है ना। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इधर बात करें हम, तो एक आपकी डीजल साइकिल भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में, डीआरडीओ में पूछे जाने लायक, चाहे वो एफिशिएंसी पूछ ले, कट ऑफ रेशियो पूछ ले, कंप्रेशन रेशियो पूछ ले, कंप्रेशन और कट ऑफ के बीच में रिलेशन पूछ ले, ठीक है ना। तो ये इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है जो डीजल साइकिल पे बेस्ड हो सकता है। जब मैं एसएफडी बीएमडी की बात करूंगा बच्चों, तो यहां पे याद रखिए सिंपली सपोर्टेड बीम के स्टैंडर्ड केसेस जरूर करके चलें। सिंपली सपोर्टेड बीम के स्टैंडर्ड केसेस जो हैं वो जरूर करके चलें एसएफडी बीएमडी के लिए, जो मुझे लगता है कि आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ ले, चाहे वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर पूछ ले, ठीक है ना, चाहे वो हिंज पॉइंट पूछ ले, तो कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपसे पूछ सकता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के अलावा और चीजें भी, तो वो सब सिंपली सपोर्ट बीम से। ऐसे ही सेम कैंटिलीवर बीम का मुझे लगता है कि डिफ्लेक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कैंटिलीवर बीम जो है वो डिफ्लेक्शन जो है वो जरूर पूछ सकता है, तो कोई भी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन या स्लोप जो है वो आपको पूछ लेता है कैंटिलीवर बीम में, ठीक है। सिक्स्थ अगर टॉपिक में बोलूं तो एक है बच्चों आपका मटेरियल के एलॉय। एलॉय कंपोजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलॉयज कंपोजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आपको किसी भी का भी एलॉय पूछ लेगा, चाहे वो कॉपर है, चाहे वो एल्युमिनियम है, चाहे वो स्टेनलेस स्टील है, किसी के भी, स्टेनलेस स्टील तो अपने आप में एलॉय है, चाहे वो आयरन है, किसी के भी आपको फेरस नॉन फेरस दोनों ही एलॉय देख के जाने बच्चों, फेरस नॉन फेरस, ठीक है ना, दोनों के ही एलॉयज अच्छे से करके चलना। किसी न किसी की कंपोजिशन जरूर पूछ लेगा वो कि इसमें ये परसेंटेज कितना होता है, वो परसेंटेज कितना होता है। ऐसे ही मटेरियल साइंस में दूसरा इंपॉर्टेंट होता है परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन, चाहे वो कास्ट आयरन हो, चाहे वो माइल्ड स्टील हो, चाहे वो स्टेनलेस स्टील हो, आप परसेंटेज ऑफ कार्बन जरूर देख के चलना, ठीक है ना, कि परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो किसकी कितनी होती है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदर टॉपिक पे आते हैं बच्चों, तो यहाँ पे गवर्नर का मैं बोलूंगा आपको कि गवर्नर का क्लासिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नर का क्लासिफिकेशन देख के चलिएगा, डेड वेट गवर्नर कौन से होते हैं, स्प्रिंग लोडेड कौन से होते हैं, ठीक है ना, लोडेड टाइप में कौन कौन से आते हैं, पेंडुलम टाइप में कौन कौन से आते हैं। तो आपको गवर्नर क्लासिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाइन्थ आपको जो है वो इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म के ऊपर जो है वो जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है। इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म जो है वो जरूर देख के चलें। सिंगल स्लाइडर का कौन सा होता है, डबल स्लाइडर का स्पेशली ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डबल स्लाइडर का कौन सा होता है, ऑसिलेटरी इंजन किसका है इन्वर्जन, पेंडुलम जो हैंड पंप है वो किसका है इन्वर्जन, बुल इंजन किसका इन्वर्जन है, ये सब आपको क्लियर होने चाहिए,
ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे लगता है यहाँ पे गियर ट्रेन के ऊपर भी इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। गियर ट्रेन आपको जरूर पूछी जा सकती है, या तो कंपाउंड गियर ट्रेन पूछी जाएगी या रिवर्टेड गियर ट्रेन के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है ना। तो आपको गियर ट्रेन जो है वो बहुत चांसेस है कि पूछ जाए, हो सकता है एपिसाइक्लिक ही आ जाए, बट देयर शुड बी कि गियर ट्रेन आप जरूर पढ़ के चलें। तीसरा, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो एंट्रोपी के ऊपर जरूर बन सकता है। एंट्रोपी या तो फॉर्मूले के ऊपर एंट्रोपी के, या फिर कोई इसके चेंज इन एंट्रोपी के ऊपर, सिस्टम सराउंडिंग के लिए चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है, इस टाइप से एक ऐसा क्वेश्चन जो है वो बनने के चांस लगते हैं, पूरे नजर आते हैं, ठीक है ना भाई। ये सब जो है मैं अपने एक्सपीरियंसेस से आपको टॉपिक लिखा रहा हूँ, इसमें से पेपर में आ जाए अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा भी ना आ जाए, वो भी समस्या हो जाती है आजकल। पता चला कोई भगवान ने लक बिठा दिया और ज़्यादा चीज़ें सेम की सेम आ गई, तो वो भी आफत है। तो इतना भी ना आए, मैं कहूँगा इतना है कि कम से कम इस तैयारी को बच्चा करके चल रहा है कि यार ये टॉपिक नहीं करके चले, तो कम से कम 15-20 क्वेश्चन में उसको हेल्प हो जाएगी। हाँ यार, अच्छा मैंने टॉपिक कर लिया अच्छे से, मेरे को क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आ रही, इतना हो जाना चाहिए, है ना। आजकल ज़्यादा फायदा भी नुकसान ही करता है, इसलिए मैं ये उम्मीद भी नहीं करता है कि बहुत ज़्यादा मैच करना चाहिए, बट ठीक है, जितना आ जाए अच्छा है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारा हीट एक्सचेंजर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर DRDO टाइप एग्जाम। हीट एक्सचेंजर में आपको 2-3 चीज़ें हैं जो पूछ सकता है, जैसे इफेक्टिवनेस पूछ सकता है, इफेक्टिवनेस आपको पूछ सकता है, LMTD का फॉर्मूला पूछ सकता है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो NTU पूछ सकता है। NTU इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NTU आपसे पूछ सकता है, NTU का फॉर्मूला भी आता है इफेक्टिवनेस के लिए, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंटली करना है हीट एक्सचेंजर में, ठीक है। लॉज ऑफ रेडिएशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर मैं बोलूँगा वैसे तो लॉज सारे ही करके चलिएगा, बट रेडिएशन के लॉज में स्पेशली मैं कहूँगा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। और कुछ लॉ ऐसे होते हैं जिन पे ध्यान नहीं जाता हमारा, वो है प्लैंक्स लॉ, क्योंकि किरचॉफ लॉ वगैरह भी ध्यान रहते हैं सबको, लेकिन प्लैंक्स लॉ वगैरह भूल जाते हैं, तो इसको भी अच्छे से देख के चलिएगा, समझ आ रही बात, ठीक है ना। उसके बाद थ्योरी ऑफ फेलियर्स को जरूर करके चलें बच्चों। थ्योरी ऑफ फेलियर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, मटेरियल का पता होना चाहिए, किस मटेरियल के लिए कौन सी थ्योरी जो है वो यूज़ करनी है, ठीक है ना। डक्टाइल के लिए कौन सी, ब्रिटल के लिए कौन सी, और उनका नाम जो है, रेनकाइन थ्योरी, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी कौन सी थ्योरी कहलाती है, गैस्टन ट्रेस्कास थ्योरी कौन सी थ्योरी कहलाती है, ठीक है ना। वॉन मिसेस थ्योरी कौन सी थ्योरी कहलाती है, तो उनके नाम भी क्लियर रखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है ये, है ना। तो देयर इज अ चांस कि आपसे पूछा जा पाए, ठीक है। हाइड्रोलिक मशीन में बात करें तो वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ टरबाइन, वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ टरबाइन एंड पंप, ये जरूर देख के चलिए। सेंट्रीफ्यूगल पंप, वेलोसिटी ट्रायंगल का चांस रहता है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी ट्रायंगल में पूछ ले, ठीक है ना। और यही पूछ ले आपसे कि ब्लेड एंगल के बारे में पूछ ले, इनलेट एंगल के बारे में पूछ ले, ठीक है ना। रेडियल आउटलेट होता है तो कौन सा एंगल 90 डिग्री होता है, VW10 कब होता है, VW20 कब होता है, ये कुछ चीज़ें हैं जो पूछ सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। स्पेसिफिक स्पीड टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको जरूर करके चलना है आपको। अगला टॉपिक यहाँ पे है आपका, दैट इज कॉल्ड कैविटेशन। DRDO के लिए कैविटेशन भी मैं कहूँगा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसपे चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन आएगा। क्लियर है, चलें आगे। 17 टॉपिक मैंने कुछ बता दिया आपको यहाँ पे। 18th अगर मैं आगे बात करूँ, ज़्यादा नहीं है, टेंशन ना लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत स्पेसिफिक मैंने रखा है। मुश्किल से 20-30 टॉपिक होंगे टोटल, 20 तो चलो हो गए, 30 के आसपास होंगे। उसके बाद बच्चों टेलर्स टू लाइफ का फॉर्मूला, इस पे जरूर कैलकुलेशन वगैरह जो है वो जरूर पूछी जाती है। यू शुड नो कि इस फॉर्मूले में कुछ भी कैलकुलेशन कैसे की जाए, ठीक है। हो सकता है अलग अलग मटेरियल के लिए n की वैल्यू भी पूछ सकता है, सिरामिक के लिए, कार्बाइड के लिए, तो ये भी याद रख लीजिएगा, टेबल पहले करवाया हुआ है, सर ने भी करवाया होगा, ठीक है। कास्टिंग में इंपॉर्टेंट है बच्चों, कास्टिंग डिफेक्ट्स, जो बेसिक कास्टिंग डिफेक्ट्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर मिश्रण पूछ लेता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, ये जरूर पूछता है इस टाइप के कास्टिंग डिफेक्ट। और दूसरा इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका, दैट इज कॉल्ड हमारा उसमें गेटिंग डिज़ाइन, गेटिंग सिस्टम डिज़ाइन बच्चों, गेटिंग सिस्टम डिज़ाइन, ये जरूर करके चलें आप। खासकर एस्पिरेशन इफेक्ट जरूर करके चलें। आपने देखा होगा एरिया ऑफ स्प्रू टू रनर टू गेट, है ना, ये प्रेशराइज और नॉन प्रेशराइज आप पढ़ते हैं ना, SRG करके, तो ये भी जरूर करके चलें आप। जमान सर ने पढ़ाया होगा आपको प्रेशराइज नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम, तो वो दोनों में रेशियो क्या किस में कितना रहता है ये जरूर करके चलें, ठीक है ना। जब गेटिंग डिज़ाइन करोगे तो चोक एरिया वगैरह सब समझ में आप अपना ऑटोमेटिकली आएगा आपके, ठीक है ना। दूसरा
ईडीएम ईसीएम बच्चों, अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ईडीएम ईसीएम एंड यूएसएम, इस तरह की मशीनिंग प्रोसेस को जो है वो जरूर देख के चलें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला फटीग फेलियर आप लोग पढ़ते हो तो फटीग फेलियर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होना चाहिए, अभी मैंने लेटेस्ट पढ़ाया भी था। फटीग फेलियर इज इंपॉर्टेंट, जिसमें एस एन कर्व जो है वो जरूर देख के चलें, मतलब हल्का फुल्का इसके बारे में स्ट्रेस और नंबर ऑफ साइकिल्स के बीच में होता है एस एन कर्व। एंड्योरेंस लिमिट क्या होती है, एंड्योरेंस के बारे में हल्का सा बेसिक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 23rd इज इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड रिवेटेड जॉइंट। रिवेटेड जॉइंट जरूर देख के चलें बच्चों। रिवेटेड जॉइंट में खासकर टर्मिनोलॉजी, पहले तो टर्मिनोलॉजी ऑफ रिवेट, रिवेट में मार्जिन क्या होता है, हेड क्या होता है, ठीक है ना। तो पहले रिवेट की पूरी एक टर्मिनोलॉजी लेके जरूर चलें कि फिलेट जॉइंट हम बना रहे हैं, रिवेटिंग कर रहे हैं, तो रिवेटिंग में मार्जिन कौन सी जगह है, पिच कौन सी जगह है ना, ये जो है रिवेटिंग का आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो रिवेट जॉइंट को अच्छे से पढ़ के चलिएगा। नेक्स्ट पढ़ के चलिए आप साइकोमेट्री चार्ट बच्चों, साइक्रोमेट्री चार्ट। साइकोमेट्री चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला मैं कहूँगा कि एक रैनकाइन साइकिल जब आप पढ़ते हैं, रैनकाइन साइकिल, तो रैनकाइन साइकिल में रीहीटिंग, ठीक है ना, जरूर पढ़ के चलें। रीहीटिंग करने से क्या होता है, किस चीज़ में टरबाइन वर्क बढ़ता है, किस चीज़ में हीट इनपुट बढ़ता है, एफिशिएंसी ओवरऑल क्या बढ़ती है। तो चाहे वो रीहीटिंग हो, इंटरकूलिंग हो, ठीक है ना, या रीजनरेशन हो, बट मैं कहूँगा रीहीटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगी, जो आपको करनी चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग बोले, दैट इज कॉल्ड आपका हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट बच्चों, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में जरूर पढ़ें। हीट ट्रीटमेंट में चाहे वो एनीलिंग हो, आप पेपर देख लीजिएगा, आना तो लगभग कंफर्म है बच्चों, है ना। एनीलिंग हो, चाहे आपका वो नॉर्मलाइजिंग हो, चाहे आप टैंपरिंग करते हो, कोई भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है वो आपको पूछ सकता है। नाइट राइडिंग भी पूछ सकता है, बट ये तो चलो आसान होती है। टैंपरिंग थोड़ा डिफिकल्ट होती है, बाकी सब आसान होती है लगभग, है ना। इधर बात करें हम तो EOQ इज इंपॉर्टेंट बच्चों। EOQ मॉडल जो है वो जरूर पढ़ के चलें इन्वेंट्री में, ठीक है ना। EOQ मॉडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। EOQ से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। जैसे EOQ इंपॉर्टेंट है, वैसे ABC एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है ना, तो वो भी देख के चलेंगे आप। कैटेगरीज पता होनी चाहिए, वैल्यूज के बेसिस पे आपको पता होना चाहिए क्या रहता है क्या नहीं। एक टॉपिक आता है बच्चों, क्विंग थ्योरी। ये पता नहीं क्यों हर जगह लगता है मुझे कि DRDO में कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे बन जाता है। तो क्विंग थ्योरी में और कुछ नहीं है, लैम्डा, म्यू, इन सब के बारे में पता आपको होना चाहिए। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो भी इसके मेथड्स होते हैं उसके हिसाब से हमारा एक आधा बेसिक फॉर्मूला, लैम्डा माइनस म्यू करके 1 लैम्डा माइनस म्यू, इस टाइप के, तो वो बेसिक फॉर्मूले जो हैं आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक वाला, ठीक है ना। वही बहुत बेसिक क्वेश्चन जो है आपको पूछ सकता है, तो थोड़ा सा क्विंग थ्योरी का बेसिक ज्ञान जो है वो आपको रखना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जी कोड्स, एम कोड्स बच्चों, जी कोड्स, एम कोड्स आपको जो है वो जरूर पूछ सकता है। ऑब्वियस ही बात है कि CNC कोड्स आपको जो है वो पूछ सकता है, उस चीज़ का ध्यान रखें। अगला जो है वो आपको यहाँ पे रहेगा लिमिट्स एंड फिट्स। लिमिट्स के बारे में और फिट्स के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ फिट्स वगैरह, इंटरफेरेंस फिट क्या है, क्लियरेंस फिट क्या है ना, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। बस एटलीस्ट ये 30 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको मस्ट डू टॉपिक्स हैं। दीज 30 आर मस्ट डू टॉपिक्स। ये समझ लीजिए लास्ट टाइम पे एक चेकलिस्ट है आपकी कि यार इनमें से कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं है जो मैं नहीं करके जा रहा हूँ, बस ये मेरा आकलन मुझे लगता है। बाकी जैसे मैंने आपको कहा था कि हम और क्या कर सकते हैं, तो आज से ही स्टार्ट करते हैं बच्चों सेशन हम लोग इस पे, ठीक है। यूट्यूब पे कुछ सेशन स्टार्ट करते हैं, कुछ सेशन मैं ऐप में डालूंगा, कुछ सेशन यूट्यूब में डालूंगा। तो आने वाले 7 डेज में, ज़्यादा नहीं 7 डेज में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन यूट्यूब और ऐप दोनों के लिए मैंने प्लान किए हुए हैं, और वो आज से ही जो है मैं डालना शुरू कर दूंगा, ठीक है। देखिए लाइव तो आप आते नहीं हैं, तो लाइव हो या अपलोड हो, बट रोज का एक सेशन DRDO के लिए डेडिकेटेड रहेगा यूट्यूब पे या फिर ऐप पे। पर यूट्यूब पे तो रहेगा, ऐप पे भी डलेगा साथ साथ, क्योंकि ऐप पे ऑलरेडी चल भी रहा है। तो रेडी हो जाइए बच्चों, आज से ही लगभग इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जो मेरे को लगता है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं कोई सीरीज के नाम से नहीं करना चाह रहा हूँ कि DRDO में इतने ये सीरीज। हर रोज रात को एक ना एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो DRDO के लिए आपको मेरी तरफ से जरूर मिलता रहेगा, जो सिर्फ ये सोच के ध्यान में रखा जाएगा कि पेपर में, अभी जस्ट अर्जेंट पेपर में मुझे क्या करके जाना चाहिए जिससे कि मेरा नंबर लग जाए, क्वेश्चन लग जाए, ठीक है ना। तो उसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं, ऐसे कुछ इसी में से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। हो सकता है मैक्सिमम टॉपिक इंपॉर्टेंट मैं यहीं से पिक करूं,
ठीक है ना। तो ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है सेशन आपको, तो कम से कम कुछ भी आप तैयारी कर रहे हो अपनी तरफ से, जितनी अच्छी तैयारी कर रहे हो, साथ साथ मेरा एक वीडियो जरूर देख के चलिएगा। बस इतना मैं कहूँगा कि वो एक वीडियो जरूर देख के चलेगा, चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे कि वो पेपर में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो वो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज रात से ही हम लोग शुरू कर देंगे। तो आज रात से ही आपको DRDO पे डेडिकेटेड वीडियो, मैं वो मौके की बात है, लाइव आप आया तो लाइव ही आऊँगा और रिकॉर्डेड आप आया तो रिकॉर्डेड आऊँगा, लेकिन मिलेगा जरूर, मिलने से मतलब है। ठीक है ना। तो चलिए आज रात से ही वीडियो को स्टार्टिंग फॉलो करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक बाकी मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप आपके पास है, टेस्ट सीरीज आपके पास है, MCQ आपके पास है, जस्ट फॉलो दैम, जितना बेस्ट दे सकते हो बच्चों दो। ठीक है, हम जो चीज़ें दे रहे हैं वो तो आपको करनी है, लेकिन अपनी जो रिवीजन की मेहनत है ना, कि यार इनमें से कोई टॉपिक ना छूट रहा हो, ये बिल्कुल कस के करो बच्चों। जो RRB के लिए तैयारी कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ अगर DRDO तुम्हारा CBT 1 क्वालिफाई हो रखा है और CBT 2 है, तो सबसे पहले रेलवे के लिए फिर आगे 15 दिन और मिलेंगे ना, कोई बात नहीं। अभी फिलहाल अगर आपका DRDO है तो मैं कहूँगा रेलवे से पहले अभी DRDO के लिए डेडिकेटेड ये 10 दिन दे दो, मात्र 10 दिन बचे हैं। तो ये 10 डेज DRDO के लिए अगर है ऑप्शन DRDO का आपके पास, तो डेडिकेटेड DRDO के लिए 10 डेज दे दो, क्योंकि DRDO निकल जाएगा तो फिर रेलवे ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि 10 दिन मैंने DRDO के लिए दीजिए तो मेरी रेलवे की तैयारी अच्छी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं बच्चे। ठीक है ना, अभी कंफ्यूज ना होते हुए, रेलवे को किनारे रखते हुए, जिनका DRDO है वो डेडिकेटेड DRDO की तैयारी में अपना टाइम दें। फिर 10 दिन बाद वापस 15 दिन में जैसे पेपर हो जाएगा, 15 दिन को वापस अपना जो है वो रेलवे को कंटिन्यू रखना। ऐसा तो नहीं कि नॉलेज का कोई फायदा नहीं होगा, सब होगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।